दूंगा और सूरज को भी निकालूंगा आपके बीच में। तो फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, सूरज ने गगन को नीला सलाम भेजा है। मुबारक हो बहन जी आपको अपना जन्मदिन, हरियाणा ने तहे दिल से ये पैगाम भेजा है। बहन जी हम हरियाणा वालों का ये पैगाम स्वीकार करो। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। हे बहन जी आप स्वस्थ रहें, आप लंबे समय तक, और इस समाज को आपकी बहुत आवश्यकता है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वो बहुत ज्यादा करना चाहते थे, लेकिन उनका सपना अधूरा ही रह गया। लेकिन किसी को क्या मालूम था ये 1956 हमें दुख देगा, दिया दिसंबर में 6 दिसंबर को, लेकिन उस समय किसी को मालूम नहीं था कि सदगुरु रविदास जी की कृपा हो गई, बाबा साहब अंबेडकर जी की कृपा हो गई। ये 6 दिन, ये 1956 अगर हमें दुख दे रहा है, अगर हमें दर्द दे रहा है, ये 1956 हमें खुशियां भी देगा, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को हो गया था। साल एक ही था, लेकिन तब एहसास नहीं हुआ था। गगन झूमे थे, किसी को एहसास नहीं हुआ। सितारे चमके थे, किसी को एहसास नहीं हुआ। कुदरत ने अपना एहसास कराया था, किसी को एहसास नहीं हुआ। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी का जाने का एहसास सबको हो गया था। एक उम्मीद, एक सितारा जो गरीब लोगों ने देखा था, जो बैकवर्ड की लड़ाई लड़ते लड़ते बाबा साहब अंबेडकर जी, जो दलित मुल्क कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते बाबा साहब अंबेडकर जी, जो इन महिलाओं की लड़ाई, बहनों की लड़ाई, हिंदू कोड बिल के नाम पर दैया जी लड़ते लड़ते बाबा साहब अंबेडकर जी हमको छोड़कर चले गए। हम बहुत दुखी थे, लेकिन धन्य हो इस बीच में मान्यवर साहब श्री काशीराम जी पंजाब की धरती से चलकर, पंजाब की उस पवित्र पाक जगह से चलकर इस भारत देश के पूना में उन्होंने अपने होने का एहसास कराया। और जब बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्मदिन को मनाने की इजाज़त नहीं मिली, तो एक वाल्मीकि समाज के बेटे दीना भाना ने जो संघर्ष किया है, वाल्मीकि समाज के लोगों तुम्हारा संघर्ष मान्यवर काशीराम जी को जन्म देने वाला है। तुम जहां पर हो वो तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हारी जगह वो साहब काशीराम जी की नीली पार्टी है। अपनी उस पार्टी में आकर अपने हक की लड़ाई अपने नीले झंडे बहुजन समाज पार्टी के अंदर लड़ो। मैं आह्वान करता हूं अपने वाल्मीकि समाज के भाइयों से कि आओ हमारे साथ। आपने एहसास कराया था मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को कि वाल्मीकि समाज दीना भाना बाबा साहब अंबेडकर जी का की छुट्टी का अवकाश मांगना चाहता था, लेकिन मनुवादी व्यवस्था के पोषक लोग उस छुट्टी को देने से इनकार कर रहे थे। तब तो मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने देखा एक गरीब सा आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ, उनके तन पर कपड़े नहीं थे, छोटा सा कर्मचारी और भूख हड़ताल पर बैठा है, और ये बोर्ड लगा रखा है कि जब तक ये मैनेजमेंट बाबा साहब अंबेडकर जी की छुट्टी मनाने की इजाज़त नहीं देता, मैं आमरण अनशन पर पूरे परिवार के साथ बैठूंगा। बाबा साहब अंबेडकर जी भी वहाँ, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी भी वहाँ पर साइंटिस्ट थे, उससे मिले। और तब उनको एहसास हुआ कि कितनी बड़ी ये बात कर रहा है। तब उसने कहा था दीना भाना आज से तू अकेला नहीं है, आज से तेरी ये लड़ाई मैं काशीराम लड़ूंगा। और मैनेजमेंट से कहा कि दीना भाना अब अकेला नहीं है, इसके साथ में ये काशीराम खड़ा हो गया है। अब या तो इसकी बात मानो, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी करो।
निकल पड़े साहब काशीराम बाबा साहब जी का संदेश लेकर। निकलते निकलते कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा की, लोगों को जगाया। और उस यात्रा में मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, जब वो बहुजन समाज पार्टी से नहीं जुड़ी थी, उनका एक भाषण सुना, जो आज हरियाणा कितनी बड़ी वो नेता। कल मैंने अखबार में पढ़ा, टीवी पर देखा कि हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया है कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल अब नहीं किया जाएगा हरियाणा प्रदेश के अंदर। वैसे तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले ही हो गया, पर यहाँ पर के लोग अभी भी हरिजन 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 कहते रहते हैं। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने उस बात पर मोहर लगा दी जिसको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जब वो किसी पार्टी में नहीं थी, एक पार्टी के नेता की जुबान को बंद कर दिया था। वो बार बार ये कह रहे थे कि मेरे हरिजन भाइयों। तब बहन जी बीच में से उठी, ऐसे जैसे ये बहनें बैठी ऐसे बहन जी भाषण सुन रही थी और बीच में से उठी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। और उसको बुलाया गया। कुछ लोग तो कह रहे बैठ जा, लेकिन बहन जी जिद्दी थी, आज भी है। अब उन्होंने आज ये कहा है, मैं उत्तर प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाने की तैयारी कर रही हूँ और बना करके दिखाऊंगी। और हमें विश्वास है जब बहन जी कहती हो करके दिखाओ। बहन जी ने कहा मैं बोलूँगी, वो बोलनी शुरू हुई। वो कह रही थी ये मंच के नेता एक हरिजन शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हरिजन शब्द ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर हम ये गरीब लोग, ये अनुसूचित जाति के लोग हरिजन की औलाद है, बाकी फिर किसकी औलाद है ये भी मुझे बताएं। बोलती बंद हो गई, मीटिंग खत्म हो गई। बहन जी की बात को बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाकर सपोर्ट किया। बहन जी अपने घर चली गई। वो बात साहब काशीराम जी तक पहुंची। साहब काशीराम जी ने मंथन किया। मंथन करने के बाद में रात के अंधेरे में एक 6 फुट का जवान, लंबा चौड़ा तकड़ा, जा पहुंचा उस गली में। प्रभु दयाल जी के घर का दरवाजा खटखटाया। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री प्रभु दयाल जी, उनके घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। उन्होंने कहा कौन? उन्होंने कहा मैं काशीराम, बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं मायावती जी से मिलना चाहता हूं। आप उनके कौन हैं? उन्होंने कहा मैं मायावती जी का पिता हूं। कहने लगे मुझे मायावती से मिलना है। कहने लगे 2 मिनट रुक जाओ। छोटा सा घर था, ड्राइंग रूम नहीं था, वेटिंग रूम नहीं था। साहब काशीराम जी दरवाजे पर खड़े रहे और वहाँ पर 2 मिनट के अंदर गए साहब प्रभु दयाल जी घर में और कहा मायावती कोई काशीराम आपसे मिलना चाहता है, आप मिलोगी? मायावती जी ने कहा मैंने इनको कभी देखा तो नहीं, पर नाम सुना है, चलो मिल लेते हैं। चले गई मिलने के लिए। नमस्ते हुई, दुआ सलाम हुई। साहब काशीराम जी छोटे से घर में बैठ गए और बात हुई। क्या करना चाहती हो मायावती? तैयारी कर रही हो एक छोटे से बल्ब की रोशनी में, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी खंबे की रोशनी में गैलरी में गली में बैठ कर के पढ़े, लेकिन वो गली में बैठ कर के पढ़ने वाले बाबा साहब अम्बेडकर हमको बड़ी बड़ी लाइट, बड़ी बड़ी रोशनी दे करके चले गए। धन्य हो मान्यवर बाबा साहब अम्बेडकर जी। मान्यवर काशीराम जी ने कहा बेटी क्या बनना चाहती हो? तब उन्होंने कहा कि मैं अपने पढ़ाई लिखाई पूरी करके और मैं IAS अधिकारी बनना चाहती हूँ। ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। हर बाप समझता है, हर बेटी समझती है कि मैं तरक्की करूं और भारत की IAS की नौकरी सबसे स्वाभिमान की नौकरी होती है। उन्होंने कहा तुम IAS क्यों बनना चाहती हो? मायावती जी ने तपाक से जवाब दिया मैं गरीब गुरबा लोगों, दबे कुचले लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। इस सरकार के अंदर
हमारे आईएएस कम हैं, वो लोग हमारे लोगों का ध्यान नहीं रखते, इसलिए मैं आईएएस बनकर गरीब लोगों के हक हकूक की बात करना चाहती हूँ। साहब काशीराम जी ने एक आईएएस तो क्या, सैकड़ों की तादाद में आईएएस तुम्हारे सामने तुम्हारे एक आदेश का इंतजार करेंगे। मायावती जी ने वो क्या कहा, वो क्या है, कह लेंगे मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी में काम करो। मायावती जी ने कहा मुझे सोचने का समय दो। 15 दिन का समय दिया गया। 15 दिन में घर में चर्चा हुई, पिताजी से बात हुई, माताजी से बात हुई, भाइयों से बात हुई, कोई सहमति नहीं बनी। सबने मना कर दिया। कोई भी आदमी आज भी अपनी बेटी को राजनीति में कोई उतारना नहीं चाहता। आज भी बेटी से कहते हैं ना बेटा ये बहुत बुरा फील्ड है, अधिकारी बन जा, मास्टर बन जा, भले चेकिंग चपरासी बन जा, पर नेता ना बने। लेकिन धन्य हो बहन कुमारी मायावती जी, वो दो परिवार ने मना कर दिया, लाख समझाया, बहन जी ने अपने परिवार को नहीं माने। साहब काशीराम जी से मिलने के लिए दिन में मन बनाया और साहब काशीराम जी से मिले और अब बहन जी ने मन बनाया कि अब मुझे काशीराम जी के साथ ही चलना हो। अपना दृढ़ निश्चय किया और अपने घर में आई, अपने छोटे से लोहे के बक्से में अपनी किताबें, अपने कपड़े, जो कुछ था भरा और अपने माँ बाप से कहा कि मुझे या तो सम्मान के साथ काशीराम जी के साथ विदा कर दो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। परिवार के लोगों ने फिर भी विरोध किया, लेकिन मायावती जी रुकी नहीं और काशीराम जी के दफ्तर में चली गई और कहा लो हे काशीराम जी, मैं परिवार को छोड़कर आपके साथ आ गई हूँ, अब मुझे बताओ मुझे क्या। वो बहन 25 साल की उम्र में लोगों ने मेरे ताज देखे हैं, लोगों ने मेरे ताज देखे हैं, मेरे पांव के छाले नहीं देखे। लोग बात बकवास करते हैं, बातें करते हैं। सोचो एक बाप अपनी 25 साल की बेटी जो घर से निकलकर संघर्ष करने के लिए समाज की गलियों गलियों में खाना बनाती हुई गरीब माँ के पास बैठ करके, साहब काशीराम जी के साथ बैठ करके चूल्हे के पास सर्दियों में हाथ सेकते हुए रोटी खाते हुए उस बहना ने अपने जीवन का संघर्ष शुरू किया है। उस बहना ने अपना सारा सुख चैन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने समाज के नाम कर दिया। और साथियों, माननीय बहन जी की चर्चा इतनी छोटी नहीं है, इतनी छोटी नहीं है कि हम उसको 1 घंटे में या 2 घंटे में आपको सुना दें, लेकिन आपके बीच में रहेंगे तो धीरे धीरे सभी चर्चा आपके बीच में होती रहेगी। माननीय बहन जी ने वो दौर आया कि उत्तर प्रदेश मजबूत होने लगा। साहब काशीराम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, माननीय बहन जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी, महासचिव बनी और साहब काशीराम जी ने कहा मायावती अब हमें यहाँ पर सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। 1992 में चुनाव हुआ, 93 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन मिलकर के चुनाव हुआ। ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मुद्दा बड़े जोर शोर से चला हुआ था। पूरे देश के लोग एक नोट और एक ईंट लेकर अयोध्या की तरफ चल रहे थे। ये वो दौर था जब साहब काशीराम जी खड़े हुए और खड़े होने के बाद मुलायम सिंह काशीराम जी के पास आए कि मैं पिछड़ा हूं और आप बैकवर्ड की बात करते हो, बाम सेफ की बात करते हो। बाम सेफ में बैकवर्ड का नंबर सबसे पहला है, मैं बैकवर्ड हूं, आप शेड्यूल कास्ट हो, आप मेरा साथ दो और हम मिलकर के भाजपा को रोकने का काम कर देंगे। साहब काशीराम जी ने कहा ठीक है। गठबंधन हो गया, 93 में चुनाव हो गया। राम लहर के बीच बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, सरकार बनी गठबंधन की। बैकवर्ड के बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, बैकवर्ड के बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद मुलायम सिंह जी के दिमाग खराब होने लगा।
तानाशाही हो गया। जिला परिषद के चुनाव हुए, जबरदस्ती हमारे गठबंधन के जिला परिषद के जो मेंबर जीते थे उनका अपहरण करके अपने चेयरमैन बनाने लगे। साहब काशीराम जी ने कहा, मायावती जी, साहब काशीराम जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था कि आप जाओ लखनऊ और मुलायम सिंह से बात करो। जब हमारा गठबंधन है फिर इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जब बहन जी आई और ये कहा कि आप गलत कर रहे हो, गठबंधन में दोनों का सम्मान साथ होना चाहिए, लेकिन मुलायम सिंह नहीं माना। तब माननीय बहन जी ने साहब काशीराम जी को अपनी पूरी रिपोर्ट दी और ये कहा कि तुम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर को चिट्ठी लिख दो कि हम अपना समर्थन वापस लेते हैं। 2 जून 1995 सरकार चल रही थी। 2 जून 1995 को समर्थन वापस लिया गया। मुलायम सिंह जी ने अपनी गुंडागर्दी दिखाई। माननीय बहन जी को एक गेस्ट हाउस, मीराबाई गेस्ट हाउस के कमरे में बंद कर दिया गया। हमारे विधायकों को कमरे में बंद कर दिया गया और वहां पर जानलेवा हमला किया गया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर। लेकिन धन्य हो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, धन्य हो साहब श्री काशीराम जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी का आशीर्वाद कि बीजेपी के लोग दिल्ली में साहब काशीराम जी के पास पहुंचे। वो समझते थे कि काशीराम जी को बरगला लेंगे। काशीराम जी से कहा, साहब काशीराम, आपके साथ वो अन्याय हुआ है, मुलायम सिंह ने आपको धोखा दिया है। 180 एमएलए, 170 एमएलए हमारे हैं, 56 एमएलए आपके हैं, दोनों को मिलकर सरकार बना लेते हैं, आप हमें समर्थन कर। लेकिन साहब काशीराम जी बहुत मजबूत नेता थे। उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं से कहा कि चांटा मेरे गाल पर लगा है, तकलीफ मुझे हुई है, अगर आप मेरे साथ सहानुभूति रखते हो तो मेरा समर्थन करो, मैं मुलायम सिंह से बदला लूंगा। अब सांप के मुंह में छछूंदर, खाए तो भारी, निकाले तो भारी। बीजेपी फंस गई। बीजेपी ने, बड़ी पार्टी ने अपने एमएलए का समर्थन साहब काशीराम जी को दे दिया। 2 जून को माननीय बहन जी के ऊपर हमला हुआ। 3 जून 1995 को 3 जून 1995 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत दलित समाज की सबसे कम उम्र की एक बेटी हमारे देश, भारत देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए मैदान में पहुंच गई। वो करिश्मा हुआ था। 4.5 महीने सरकार चली, तब साहब काशीराम जी का स्वास्थ्य ठीक हुआ। 15 दिन के बाद लखनऊ पहुंचे। अमौसी हवाई अड्डे पर, अब चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, जब वहां पर पहुंचे तो मुख्यमंत्री जी अपने काफिले के साथ साहब काशीराम जी का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंची। एक अलग से एक जलवा था। पूरी सरकार साहब काशीराम जी का अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान करना चाहती थी। पहुंची और जब साहब काशीराम हवाई जहाज से उतरकर आगे बढ़े तो सामने मुख्यमंत्री खड़ी थी और माननीय बहन जी पैर छूने लगी। तब साहब काशीराम जी ने कहा था, नहीं मायावती, अब तुम मायावती नहीं हो, अब तुम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। मैं बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आया हूँ, मेरा गुलदस्ता स्वीकार करो। और साहब काशीराम जी ने अपना गुलदस्ता दिया। तब बहन जी ने कहा, साहब आप मेरे राजनीतिक गुरु हो, मेरे पिता हो, मेरे सब कुछ हो। और अपने साथ अपने घर में ले गई। तब साहब काशीराम जी ने पता क्या कहा, मायावती हमारे लोग बहुत दुखी हैं, पहली बार सरकार बनी, ये सरकार लंबी नहीं चलानी। वो हमारे लोग जो होमगार्ड को देखकर डरते हैं, वो हमारे लोग जो डीसी के चपरासी से बात नहीं कर सकते, उनका हौसला बढ़ाना है।
उनको ये एहसास कराना है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी कह करके गए थे। क्या कह करके गए थे? जब हमारे पास मकान भी नहीं थे तब ये कह करके गए थे, निकलो जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। जब घर भी नहीं थे, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का संदेश था। इस संदेश के पीछे एक संदेश था कि इस देश के असली शासक हम ही थे, हम ही गुलाम बना दिए, हम गुलामों के भी गुलाम हो गए। इसलिए साहब काशीराम जी ने कहा कि मायावती कुछ ऐसा करो कि ये गरीब लोग खड़े हो जाएं, ये स्वाभिमानी हो जाए, ये अपनी आवाज उठाना शुरू कर दें, ऐसे फैसले लो, हम ये सरकार ज्यादा लंबी नहीं चलानी। तब बहन जी ने कहा ठीक है साहब काशीराम जी। तमाम प्रदेश के IAS अधिकारियों को बुला लिया गया और ये कहा गया, जो बहुजन समाज पार्टी एक नारा लगाती थी, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। उत्तर प्रदेश में बहुत सरकारी जमीन थी जो खाली पड़ी हुई थी, बहुत सारे लोग पर बड़े बड़े लोगों ने कब्जे किए हुए थे। तब बहन जी ने कहा हर कलेक्टर अपने जिले की 8 दिन के अंदर रिपोर्ट देगा कि कितनी जमीन सरकारी खाली पड़ी। 8 दिन के अंदर रिपोर्ट आ गई। कलेक्टर डरने लगे, जरीबें खुलने लगी, जमीन नपने लगी। हर आदमी को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 1-1 किले के 6-6 बीघे के पट्टे दिए गए। वो गरीब लोग जो भूखे थे, नंगे थे, वो किसान बन गए। उनकी खतौनी में नाम आ गया, उनके खसरे में नाम आ गया, वो छोटे छोटे किसान बन गए, आज भी बने हुए हैं। ये बहुत बड़ा करिश्मा हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार कितने दिन चले? 4.5 महीने। बीजेपी घबरा गई। बीजेपी ने कहा ऐसा ना करो, हमारे लोग नाराज हो जाएंगे। बहन जी ने कहा हम तो ऐसा ही करेंगे। सरकार ने समर्थन वापस लिया। बहन जी फिर जनता के बीच में गई, फिर संघर्ष हुआ, फिर सरकार, बीजेपी को रास्ता नहीं मिल रहा था। ये बीजेपी जो आपके यहाँ पर प्रदेश में है, वो बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में है, हम बहुजन समाज पार्टी के लोग उसको हराना जानते हैं। उसको यहाँ भी हराएंगे और वहां भी हराएंगे। उसकी बार हम वहां पर। इसलिए साथियों, फिर हमारी दोबारा सरकार बनी, फिर बीजेपी मजबूर हुई। ये लोग जो इल्जाम लगाते हैं बहन जी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाती है, हम कभी बीजेपी के दरवाजे पर नहीं गए, हम किसी के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ते। बीजेपी अपने स्वार्थ में, अपने लालच में हमारे दरवाजे पर, हमारी नेता के पास चल करके आती है। साहब काशीराम जी का फार्मूला था, जब हम सामने वाले को मजबूर करेंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे। तो हमने बीजेपी को मजबूर किया, फिर चुनाव हुआ, फिर अधूरी कमजोर सरकारें बनी, फिर बीजेपी गई, गठबंधन कर लो। बहन जी ने कहा कर लो। 6-6 महीने का गठबंधन हुआ कि 6 महीने हमारी सरकार और 6 महीने तुम्हारी सरकार। बीजेपी फिर फंस गई और बहन जी ने कहा पहले मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। शपथ हो गई, सरकार चली। जो 4.5 महीने में काम बकाया था, बहन जी ने वो 6 महीने में पूरा कर दिया। 6 महीने पूरे होने के बाद सत्ता ट्रांसफर होनी थी बीजेपी को। बहन जी ने कहा हम सत्ता ट्रांसफर करेंगे, पूरा करेंगे। बीजेपी ने कहा हम अपना एजेंडा लगाएंगे। बहन जी ने कहा फिर मैं समर्थन नहीं दूंगी। फिर सरकार गिरी, फिर बीच में मुलायम सिंह जी आ गए, बीजेपी ने मुलायम सिंह को बनवा दिया। फिर सरकार बनाने की तैयारी शुरू होने लगी उत्तर प्रदेश में। फिर 30 तब हमारे 100 MLA जीत करके आए। फिर किसी की सरकार नहीं बन रही थी। फिर लंगड़ी बात हो गई, उत्तर प्रदेश लटक गया। किन की वजह से?
बुद्धि की वजह से फिर बीजेपी झुकी, फिर साहब काशीराम जी के पास गई, कहने लगे गठबंधन कर लो। साहब ने कहा मायावती जी से बात करूंगा, बहन जी ने कहा कर लो, लेकिन मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। फिर सरकार बनी तीसरी बार, फिर ये कहा बस अब के बाद तुम ही मुख्यमंत्री रहो, हमें तो लोकसभा में सपोर्ट करियो आप। बहन जी ने कहा ठीक। फिर सरकार चली, फिर सारे रुके हुए काम बहन जी ने तमाम लोग करा। महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम आ गया, साहू जी महाराज का नाम आ गया, नारायण गुरु का नाम आ गया, तमाम महापुरुषों की प्रतिमाएं लगनी शुरू हो गई। हमने इस देश में महात्मा गांधी जी के पार्क देखे, राजीव गांधी के पार्क देखे, संजय गांधी के पार्क देखे, नेहरू पार्क देखे, लेकिन सामाजिक क्रांति जगाने वाले माँ सावित्रीबाई फुले का कहीं कोई पार्क नहीं था जो बहन जी ने बनाने का काम किया। साहू जी महाराज जी के नाम का कोई जिला नहीं था जो बहन जी ने उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया। बीजेपी घबरा गई, हमारे लोग भाग रहे हैं। फिर कहा एजेंडा बदलो, बहन जी ने कहा नहीं बदलेंगे। फिर सरकार टूट गई, बहन जी ने कहा ये लो इस्तीफा। और कमाल का इस्तीफा था वो, सारे कार्यकर्ता बुला लिए लखनऊ, सरकारी बसें आए, चले गए हम लोग। लखनऊ में भारी हजूम हो गया, किसी को कुछ पता ही नहीं था बहन जी ने क्यों बुलाया। और जब हम मंच पर थे, जब हमारे दोनों नेता मंच पर आए, तो माननीय बहन जी ने कहा मेरे बहुजन समाज पार्टी के लोगों, मैंने तुम्हारे स्वाभिमान के सामने कोई समझौता नहीं किया, मैं सरकार से इस्तीफा दे करके आ रही हूँ। मैं सरकार तोड़ आई, सरकार टूट गई। फिर से समाजवादी के बीच में सरकार बन गई। फिर 2007 में चुनाव हुआ, और ऐसा चुनाव हुआ जब साहब काशीराम जी भी हमारे बीच से चले गए। साहब काशीराम जी का भी देहांत हो गया था, बहन जी अकेली पड़ गई। लेकिन ये कार्यकर्ता, ये गरीब लोग बहन जी के साथ डट करके खड़े रहे। जैसे आज आपको ये पता होने के बावजूद भी कि सर्दी हो रही है, आपको ये पता होने के बावजूद भी सुबह से आप यहाँ पर हो, फिर भी आप डट करके बैठे हो यहाँ पर। मेरी बहनें, किनको भूख लगी है वो इधर उधर झांक रहे हैं, कुछ खाने का जुगाड़ है कि नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों ने किया है तुम्हारा इंतजाम, लेकिन पहले बात सुनाएंगे तुम्हें, फिर खाना खिलाएंगे। जो बीच में उठ कर के जाएंगे उनको खाना नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहले सुनो, फिर गुनो, फिर सरकार बनाओ। 2006 में साहब काशीराम जी चले गए। कौन सी तारीख में? 9 अक्टूबर को। वो 9 अक्टूबर ये पूरे देश के नेता कहने लगे, उत्तर प्रदेश के नेता कहने लगे बीएसपी गई, बीएसपी खत्म, अब बीएसपी की जगह दूसरी पार्टियों ने दूसरे छोटे छोटे नेता पैदा कर दिए, उनको आगे बढ़ाया। जुल्म ज्यादती करने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। बीजेपी की सरकार में लोट-पोट घूमते रहे, उनके लोगों को आगे बढ़ाया बहन जी को खत्म करने के लिए। लेकिन इतिहास गवाह है, जब बाबा साहब अम्बेडकर थे तब कांग्रेस ने कजलोल कर पैदा किया। याद है कि भूल गए? कजलोल कर की पूजा कहीं नहीं होती, हारे हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी की पूजा होती है। तब साहब का सब यहाँ पर हमारे देश में कांग्रेस ने जगजीवन राम पैदा किए कांग्रेस को खत्म करने के लिए। मैं बिहार का प्रभारी रहा हूँ। जब श्री जगजीवन राम जी का देहांत हुआ, बरसात का मौसम था, सासाराम के रहने वाले थे, दिल्ली के अंदर यही कांग्रेस पार्टी। आए मेरे दलित समाज के लोगों, थोड़ा अपने अंदर झांको। कल जगजीवन राम जी का भी सम्मान करते थे हमारे दलित समाज के लोग, लेकिन जब उनका देहांत हुआ पूरी दिल्ली के अंदर 1 इंच जगह भी उनके अंतिम संस्कार के लिए नहीं दी गई थी।
और तब ये कहा टीवी पर कि जगजीवन राम की धर्मपत्नी श्रीमती इंद्राणी जी ने ये कहा है कि मेरे पति की अंतिम इच्छा सासाराम में अंतिम संस्कार कराने की थी। भावनात्मक खेल खेला गया। दिल्ली से जगजीवन राम जी की का शरीर को लेकर के बिहार में ले जाया गया और चारों तरफ पानी भरा हुआ था, बीच में थोड़ी सी जगह बची थी, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाद में दिल्ली में थोड़ी सी जगह पर समता स्थल बनाया गया है जिसकी केयर भी नहीं होती वहाँ। ये दलितों का सम्मान कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। और आप क्या करते हो? बदला हमारे लोग लेते हैं अपनी पार्टी की बलि चढ़ाकर। हमारी पार्टी के कैंडिडेट को 1300 वोट मिलते हैं, कांग्रेस की पार्टी के कैंडिडेट को 30,000 वोट मिलते हैं। हमें बदलना होगा। मैं पिछले दिनों गया था, मैं कुरुक्षेत्र के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सबका नाम नहीं लिया क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा था, मुझे कुछ सारी बातें रखनी थी। मेरी बात से आप थके तो नहीं? मेरी बात सुनना चाहते हैं आप लोग? हाथ उठा करके बताएं। अब जिसको भूख लगी है वो भी हाथ उठाएं। किसी को नहीं लग रही है, एक दो को लगी है, वो भी इधर लगी है। तो इसलिए मान्यवर साहब श्री काशीराम जी मान्य बहन जी को छोड़ करके चले गए और अकेली मान्य बहन जी ने चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश का। साहब काशीराम जी की यादों को साथ में रखकर और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में। जाओ बीजेपी, जाओ समाज, जाओ कांग्रेस। कांग्रेस का तो नाम लेवा ही बंद हो गया यूपी में, बंटाधार हो गया कांग्रेस का। वो राष्ट्रीय पार्टी कोई नाम लेवा नहीं, इसकी कैंडिडेट की जमानत जब्त होने लगी। बहन जी ने पूरे 5 साल सरकार चला। तब साहब काशीराम जी एक बात कहा करते थे, मेरे बहुजन समाज के लोगों, साहब काशीराम जी की बात को याद करो कि जब हम मजबूत होंगे तो ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सब एक जगह हमें रोकने के लिए तमाम पार्टियां एक मंच पर आ जाएंगी। जब हम उनसे जीत जाएंगे तो मीडिया को अपने साथ लेकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। जब हम उनसे भी जीत जाएंगे फिर जुडिशरी का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जाएगा। वो हो रहा कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हम इससे भी जीतेंगे, हम होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब। वो वक्त आ गया। 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की पुण्यतिथि, बहन जी का संदेश आया केवल उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। ये एहसास कराओ इस बीजेपी कांग्रेस को, समाजवादी को कि बीएसपी कमजोर खत्म नहीं हुई है, अभी तुम्हारी बहना जिंदा है, ये एहसास कराओ। हम लोग खड़े हो गए, जिंदा है तो जिंदा नजर आने चाहिए। ना पैसा, ना पावर, ना व्यवस्था, ना घोड़ा, ना गाड़ी। अपने घर से खाया, 2 टाइम का बांधा, रेल का टिकट लिया, जो सक्षम था 4 लोगों का टिकट ले लिया, जो सक्षम नहीं था 1 दिन की दिहाड़ी लिए चल पड़े लखनऊ की ओर। लखनऊ नीला हो गया। 15 लाख लोग बहन जी के पीछे जाकर के खड़े हो गए। 15 लाख लोग। कुछ लोग यहाँ के भी पहुंचे थे चुपचाप, उन्होंने बता नहीं रहे थे हमारे हरियाणा से आए हैं, लेकिन पहुंच गए थे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो हाथ उठाकर बता दें कि आप झूठ बोल रहे हो। 15 लाख लोग पहुंचे। तब मान्य बहन जी ने यह कहा था कि आप लोगों ने यह एहसास करा दिया, देख लें बीजेपी के लोग, ये किराए की भीड़ नहीं है। आप लोग किराए की भीड़ भी लाओगे तो इस ग्राउंड को भर नहीं पाओगे जो ग्राउंड बनाया गया है। और मैं ये आज वादा करती हूं अपने लोगों से कि मैं 5वीं बार सरकार बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूं। और बहन जी ने यूपी में अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसलिए साथियों, हमें हरियाणा में, मेरा सपना अधूरा रह गया था, मैं एक सपना लेकर आप लोगों के बीच में पहले भी आया था।
जब बहन जी ने मुझे यूपी में लगाया तो मैंने अपने क्षेत्र से 100% रिजल्ट दिया। तब बहन जी ने मुझे राज्य मंत्री बनाया और एमएलसी बनाया। मैं एक गरीब का बेटा हूँ, अब नहीं हूँ। बहन जी का आशीर्वाद, अब आपका आशीर्वाद। लेकिन जब मुझे मिनिस्टर बनाया था, जब मुझे एमएलसी बनाया था, मैं बीपीएल का व्यक्ति था। अब मैं एपीएल का व्यक्ति। ये धन्यवाद बहन कुमारी मायावती। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आप लोगों के बीच में बहन जी ने कहा कि मेरे लोग जाकर के ईमानदारी से काम करें। यूपी के लोग लग गए हैं। मुझे हरियाणा में बहन जी ने कहा कि जाओ। मुझे खुशी हुई कि मेरा सपना अधूरा रह गया था। मैंने कोशिश की थी आपको सत्ता में ले जाने के लिए, लेकिन कुदरत का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। काश हमारे गठबंधन के साथियों में पारिवारिक कलह ना पैदा होती। हमारे गठबंधन के साथियों की पारिवारिक कलह के कारण और एक जिंद के उपचुनाव के कारण माननीय बहन जी ने अपना मन बदल लिया, जिसकी वजह से वो गठबंधन टूट गया और ना वो कामयाब हुए ना हम कामयाब हुए। 10 साल गुजर गए, 27 में 10 साल हो जाएंगे। बहन जी ने फिर मेरे ऊपर एक भरोसा जताया है और मैं आप लोगों के बीच में सतगुरु रविदास जी के सामने उनके कदमों में सर झुकाकर ये कहता हूँ कि हरियाणा के लोग बहुत ईमानदार और बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं। ये अपने आप पीछे हटकर दूसरे स्टेट से आने वाले लोगों को बहुत सम्मान देते हैं। इस चीज़ का मुझे एहसास है। ये आप पगड़ी पहनाते हो, ये मात्र एक नीले कपड़े की पगड़ी नहीं है, मुझे इसकी जिम्मेदारी का एहसास है। या आप गले में माला पहनाते हो, मुझे उसके वजन का एहसास है। मैं कैसे चुकाऊंगा आपका ये वजन, मैं सोचता हूँ। इसलिए मैं फिर सपना लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ। पिछली बार जब मैं आया था कुछ गलतियाँ हुई थी मुझसे। मैं देहात में, गांव में ज़्यादा नहीं जा पाया था, पर मेरा वोट तो गांव में रहता है, मेरा वोट तो देहात में रहता है। अभी मैं इसी ज़िले के एक गाँव में मेरा एक प्रोग्राम रखा गया। कौन सा गाँव था? उमरी गाँव में एक प्रोग्राम रखा गया, जहाँ के भाई हमारे राजकुमार ठेकेदार जी हैं। उन्होंने कहा उस गांव में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और उसी गांव में उन्होंने ऐलान किया। जब मैंने ये ऐलान किया कि अब बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यक्रम होंगे किसी शहर में नहीं होंगे, केवल 1% कोई ज़रूरी होगा तो शहर में प्रोग्राम करेंगे, नहीं तो 99% कार्यक्रम गांव देहात में होंगे। हम गांव देहात में करेंगे। हमें बहुत बड़े बड़े मंच भी नहीं चाहिए। हम अपने गांव के उन लोगों से बैठ कर के बात करेंगे। हमारे गांव के लोग, हमारे हरियाणा के लोग, थोड़ा सा आपको सुधारना होगा। अभी मेरठ में, सरधना में एक गांव में एक दलित बेटी के साथ कांड हुआ। माननीय बहन जी ने सरकार पर शिकंजा कसा, वो बेटी बरामद हुई, उसकी माँ की हत्या हुई, वो जेल चले गया। तभी हरियाणा के एक भाई का मुझे फोन आया, ये सुधार करना होगा कि प्रभारी जी ये बताओ कि बहन जी ने क्या किया वहाँ के लिए। हमने कहा बहन जी ने, मैंने उसको समझाया, वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। कह लेंगे शेखर ने कर दिया है तो काम सारा। शेखर ड्रामे का दूसरा नाम, सड़क पर दौड़ता रहा, उधर लड़की बरामद भी हो गई। तो साथियों, हमें सावधान रहना पड़ेगा। हरियाणा के लोगों, आप खुद ये सोचो हम क्या कर रहे हैं। धूल चेहरे पे थी, धूल चेहरे पर है और हरियाणा वासी आईना साफ कर रहे हैं। आईने में कमी नहीं है, अपने चेहरे की धूल को साफ करो, अपने नेता पर भरोसा करो। उत्तर प्रदेश में सरकार का एक फैसला आया
कि लगभग 80,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। तब माननीय बहन जी ने एक ट्वीट किया कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला तो बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतर कर इसका विरोध करेगी। यकीन मानो साथियों, 24 घंटे नहीं गुजरे, काम कर रहा हूं। ये माननीय बहन जी के ट्वीट में दम है। साथियों, हरियाणा के साथियों, मुझे एक बात बताओ, एक विधानसभा में हमारे 30,000 वोट शेड्यूल कास्ट के हैं। हमारा हाथी का कैंडिडेट आपके बीच में है, गरीब का बेटा है। हरियाणा में आवाज आती है नेता का अपमान हो गया, हमारे लोग बदल जाते हैं और अपना वोट अपमान का बदला लेने में बीजेपी को दे देते हैं। क्या आपको अपमान का बदला लेने के लिए हाथी नजर नहीं आ रहा था? 30,000 वोट में से बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को 1300 वोट मिलते हैं। कहाँ है हमारा भाई यहाँ पर? वो क्या नाम है उसका? चंद्रभान बेटा, युवा बेटा चुनाव लड़ रहा था। मैंने पूछा रिजर्व सीट से कि वहां पर 80 समाज के वोट कितने थे? कहेंगे 30,000। तुम्हें कितने मिले? 1300। बाकी कहाँ गए? सवाल हमसे पूछते हो कि सरकार कैसे बनेगी। मैं पूछूंगा गांव-गांव में जाकर अपने लोगों से कि बताओ बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए। हमें छोड़ना होगा कांग्रेस का दामन, हमें छोड़ना होगा बीजेपी का दामन, हमें अपनी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पर भरोसा करके अपने हाथी का बटन दबाना होगा। एक बार हाथी का बटन दबाकर देखो तो सही। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर बैठ मत जाना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये भाई ब्रजपाल, खड़े हो जाओ भाई। मैं जब इधर था तभी सुनता था ब्रजपाल का नाम, और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय बहन जी का, इसको उनको टिकट मिल गया, ये चुनाव लड़े। लेकिन हमारे सिरफिरे भाई कुछ दूसरी पार्टी, एक पार्टी का नेता सहारनपुर से चला, उसने 8 प्रोग्राम उसी विधानसभा में लगाए जहाँ से ये चुनाव लड़ रहा था। पूरी हवा था ही ये ब्रजपाल छापुर चुनाव जीत जाएगा, लेकिन उसने 8 प्रोग्राम उसी विधानसभा में लगाए। उनको कितने वोट मिले? उसको 3800 वोट मिले। ये 1600 हार गया। जवाब कौन देगा? क्या ये जवाब भी हम लोग देंगे? हरियाणा के लोगों, इस बात पर विचार करना होगा। ये कौन वोट कटवा टाइम पर आकर के आपके वोट को काट करके बीजेपी का काम आसान कर जाते हैं? बैठ जाओ। आज आपकी मीटिंग में हम ये आपके बीच में मैं अपने बहुजन समाज पार्टी के लोगों से गांव दर गांव जाकर के पूछूंगा कि मुझे पीने दे साकी मस्जिद में बैठकर, वरना वो जगह बता दे जहाँ खुदा नहीं। तरीका बताओ मुझे, कैसे सरकार बनेगी? या तो तरीका बता देना, या फिर मैं जो तरीका लेकर आया हूं माननीय बहन जी का, मेरी बात को मान करके इस हरियाणा में बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंक करके और कांग्रेस को रोककर बहुजन समाज पार्टी की सरकार हम यहां पर बना सकते हैं। इसलिए माननीय बहन जी के जन्मदिन के इस मौके पर उत्तर प्रदेश के लोगों ने पक्का तैयार कर लिया है कि बहन जी को मुख्यमंत्री बनाकर जन्मदिन का तोहफा देंगे। उसके बाद हमारा लोकसभा का चुनाव होगा, और लोकसभा के चुनाव के ठीक 5 महीने के बाद एक बीमारी और हो जाती है हमारे यहाँ पर, कि जब लोकसभा का बड़ा चुनाव होता है हमारी पार्टी का रिजल्ट बढ़िया नहीं होता। लोकसभा का चुनाव यहाँ पर 9 विधानसभाओं को मिलाकर लोकसभा बनती है, उसका रिजल्ट बढ़िया नहीं आ पाता। तब हमारे वो लोग जिन्होंने बसपा को वोट नहीं दिया, जब हम दोबारा से 5 महीने की तैयारी में आते हैं, हमारे बीच में आकर के खड़े आते हैं, हमसे हिसाब मांगते हैं। पहले नु बताओ लोकसभा क्यों हारी? हमसे पूछ रहे कि क्यों हारी, अपने आप नहीं बताया तुमने वोट कहाँ दिया था। ऐसे लोगों से सावधान रहना।
हम लोकसभा को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी वजह से लोकसभा में हम परसेंटेज का वादा करते हैं आपसे 100% बनाने का, अपना प्रभाव बढ़ाने का काम करेंगे। उसके बाद ठीक 5 महीने के बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा आप लोगों के बीच से, उससे पहले अभी हम विधानसभा की तैयारी नहीं कर रहे, अभी हम लोकसभा की तैयारी नहीं कर रहे, अभी हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के मौके पर माननीय बहन जी को एक तोहफा देना चाहते हैं 2027 के चुनाव या 2026 के लास्ट पर। बहुजन समाज पार्टी केवल 1 साल का आपसे वादा कर रहा हूँ मैं कि हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी, ब्लॉक समिति के चेयरमैन का चुनाव और गांव सभा में सरपंची का चुनाव अब की बार बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर गांव-गांव जाकर के लड़ेगी। हम गांव-गांव में अपने कैंडिडेट खड़ेंगे, जाट समाज के भाइयों को खड़ा करेंगे, ब्राह्मण समाज के भाइयों को खड़ा करेंगे, गुर्जर समाज के भाइयों को खड़ा करेंगे, दीमान समाज के जांगड़ा भाइयों को खड़ा करेंगे, कश्यप समाज के भाइयों को खड़ा करेंगे और अपने लोगों से कहेंगे इसका साथ हो। या तो वो जीत जाएंगे, अगर थोड़ी वोट से हार भी जाएंगे, वो नीला झंडा पकड़ करके आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ विधानसभा के चुनाव में अपनी हार का बदला बीजेपी से लेंगे, कांग्रेस से नहीं। इसलिए अभी हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। जन्मदिन निमट गया, बीच में कार्यक्रम होगा मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का 15 मार्च का जन्मदिन का, उसमें भी जो बहन जी का आदेश होगा उसको करेंगे। फिर हमारे पास में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी है। गांव दर गांव, गांव दर गांव, गांव में रुकेंगे, गांव में झुकेंगे, गांव में लोगों से बात करेंगे और अपने लोगों को तैयार करके, संगठन तैयार करके हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। और आपको अभी 4-5 स्टेट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने अच्छा रिजल्ट दिखाया, सोशल मीडिया पर बड़ी धूम मची रही। पर हम ऐसा करेंगे कि हम यहाँ पर विरोधी पार्टियों का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुपड़ा ही साफ करेंगे। हम 2-4 नहीं जीतेंगे, हम ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी बीएसपी के बनाएंगे। हम जिला परिषद के सरकार के साथ मुकाबला करना हम जानते हैं, कैसे ब्लॉक समिति के चेयरमैन बनाए जाते हैं हम जानते हैं। अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर बस हमारा साथ देने का वादा कर दो कि हम आपके साथ रहेंगे, बीएसपी के साथ। आप ही लोगों में से हमारे कैंडिडेट होंगे, आप ही लोगों की सहमति से जिला परिषद का चुनाव लड़वाया जाएगा, आप ही लोगों की सहमति से ब्लॉक समिति का चेयरमैन का चयन होगा और उसके दम पर हम अगले चुनाव की तैयारियां करेंगे। बहुजन समाज पार्टी को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करके आगे बढ़ेंगे। श्री सुरेश कुमार जी गांव भेड़ू पुंडरी वाले जो इटली में रहते हैं, उन्होंने 21,000 रुपये, हल्का गुहला को 25,000 रुपये, हल्का पुंडरी को आर्थिक सहयोग माननीय बहन जी के जन्मदिन पर दिया है। कैथल जिला में पार्टी कार्यालय को 6 महीने के लिए किराए के रूप में 42,000 रुपये योगदान किया है। मैं इन साथियों का जो विदेश में रहकर भी माननीय बहन जी के जन्मदिन पर ध्यान रख रहे हैं, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन साथियों ने मुझे यहाँ पर 1,01,000 रुपये की थैली भेंट की है, ये मेरे व्यक्तिगत के लिए नहीं है, ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के लिए है, पार्टी को मजबूत करना। क्योंकि उद्योगपतियों का पैसा हमारी पार्टी को नहीं मिलता। अभी लिस्ट जारी हुई थी जिसमें हमारी पार्टी का नाम नहीं था, अगर नाम हो तो बताओ। बहुजन समाज पार्टी उद्योगपति ने बीजेपी को दे दिया, कांग्रेस को दे दिया, समाजवादी को दे दिया, तृणमूल को दे दिया, आम आदमी को भी मिल गए, हमारा किसी ने नाम नहीं लिया। लेकिन बहन जी का हौसला कभी खराब नहीं है, किसी के दरवाजे पर नहीं गई। मैं अपने लोगों से 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, जिसकी जिसने हिम्मत लेकर के इस पार्टी को मजबूत करूँगा। इसलिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता
हमारी पार्टी के पदाधिकारी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, अपना रजिस्टर लेकर के आ रहे हैं, उस रजिस्टर में सहयोग करें, उस रजिस्टर का मजाक ना उड़ाएं, उस रजिस्टर की तरह तरह की टिप्पणी ना करें। जो भी आपकी हिम्मत है अपनी नेक कमाई में से मान्य बहन जी के बहुजन समाज पार्टी को, बाबा साहब अम्बेडकर जी के रुके हुए इस मिशन को, बाबा मान्यवर साहब श्री काशी राम जी की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा साहब काशी राम जी ने फूलपुर इलाहाबाद में जब वीपी सिंह के खिलाफ, जो भारत के प्रधानमंत्री हुए, उनके खिलाफ फूलपुर से चुनाव लड़ा था जनरल सीट पर, तब एक नारा दिया था। उस नारे का क्या नाम था? एक वोट और एक नोट। इससे हमारी पार्टी चलती है। ये हमारे लिए कोई शर्म की बात नहीं है, ये हमारे लिए कोई छुपाने की बात नहीं है। हम मीडिया के सामने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि आप तमाम मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के लिए अपनी बिगड़ी हुई बात को बनाने के लिए अपनी नेक कमाई का दान करते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी भी जो आपकी बिगड़ी हुई बात को, जो कांग्रेस सुधार नहीं पाई हरियाणा में, जो आपकी बिगड़ी हुई बात को जो बीजेपी सुधार नहीं पाई हरियाणा में, आपकी उस हजारों साल की बिगड़ी हुई बात को बहुजन समाज पार्टी यूपी की तरह सुधारने का वादा करती है। हमारी मदद करो, आर्थिक सहयोग करो। इसलिए मैं तमाम उन साथियों का जो पंचकुला से चल कर के आए, कुरुक्षेत्र से, हमारे अंबाला से चलकर आए, यमुनानगर जिले से चल कर के आए, हमारे कैथल से चल कर के आए, और कुरुक्षेत्र के लोगों ने उनका आगे बढ़कर स्वागत किया, सम्मान किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं समय की वजह से मंच पर बैठे हुए तमाम अपने पदाधिकारियों का, अपने संतों महापुरुषों का, क्योंकि ये मेरे संत जब मैं मंच पर आया तो मेरे सामने थे, मैंने हाथ जोड़कर इनको अभिवादन कर लिया था। और जब मैंने इसलिए अपनी बात शुरू करने से पहले ही सतगुरु रविदास जी को याद करके अपनी बात की, तो इसका मतलब मैं आपको भी नमन करता हूँ, अपने संतों महापुरुषों को नमन करता हूँ। हमारे बीच में जब मैं पहले यहाँ पर था तब श्रीमती संतोष दहिया जी, इनकी मुलाकात हुई थी हमसे जब ये गठबंधन में थी। और ये जोरदार ताली बजा दो, इसको माला पहनाओ, इसको इधर आओ, इधर नारायणगढ़ वाले लोगों। ये हमारे उपाध्याय समाज से, जोगी समाज से हैं। ये मान्य बहन जी के जन्मदिन पर उनके आर्थिक सहयोग 100 रुपये का दान देकर के हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो इस भाई का, बैकवर्ड के भाई का। तो इसलिए साथियों, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सर्वखाप महिला महापंचायत, राष्ट्रपति जी से सम्मानित हैं। हमारे बीच में हमारी ये संतोष, ये पाल समाज के हमारे भाई, पुराने कार्यकर्ता, इन्होंने भी मान्य बहन जी के जन्मदिन पर अपने आर्थिक सहयोग देने का काम किया। बाकी तो हम आप लोगों के सबके गांव में पहुंचेंगे। आज तो आप बस बात सुनो और खाओ पियो, मौज उड़ाओ। आज तो झूम बराबर झूम, शाम वाला झूम नहीं करना। आप तो बहन जी के सम्मान में और बीएसपी मैदान में। और ये देखो हमारी एक बहन बीएफ के वर्दी पहनकर जब से खड़ी है, कब से खड़ी है, और आज ये पूरे परिवार के साथ, ये मेरे कहने से भी नहीं रुक रही है। मैं अगर एक आह्वान कर दूं अभी आपसे, मेरे हरियाणा के लोगों, मैंने अभी करनाल में एक आह्वान कर दिया था मीटिंग में कि साहब काशीराम की बात को फॉलो करो, और मैं यहाँ पर मंच पर खड़ा हूँ, आप जो भी सहयोग करना चाहो यहाँ पर कर दो। और 5 मिनट के अंदर 15,000 रुपये मेरे मंच पर, मेरे डैशबोर्ड पर इकट्ठे हो गए। मुझे विश्वास है, इसलिए मैं बहन जी से निवेदन करके आया हूँ आप लोगों के बीच में कि बहन जी मुझे एक मौका और दे दो। हरियाणा के लोगों, मैं अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे भीख मांग रहा हूँ। हरियाणा के लोगों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरा सपना यह है कि मैं हरियाणा में बीएसपी की सरकार बनाऊं। मैं यहाँ पर मंत्री नहीं बनूंगा, विधायक नहीं बनूंगा, मैं आपकी सरकार बनाकर चला जाऊंगा। हो सका मैं दुनिया से ही चला जाऊं, लेकिन जाने से पहले आपको सत्ता देना चाहता हूं। मेरा साथ दो, बीएसपी का साथ दो, बहन जी का साथ दो। ये निवेदन करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। और संतोष दहिया जी,
आप आई हमारे मंच पर। तमाम हमारे भाई बहुजन समाज पार्टी के सब समाज के लोग, कश्यप समाज के लोग तमाम हमारे बीच में आए हैं। मैं तमाम उन साथियों को, उन पदाधिकारियों का, ब्राह्मण समाज के साथियों का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और अपनी बात को बस मैं समाप्त करूंगा, नहीं तो सारे लोग इधर ही आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमारे कार्यकर्ता आपके गांव में जाएं, रजिस्टर लेकर के उसमें अपनी एंट्री करा देना। मुझे विश्वास है कि आप उस रजिस्टर को खाली नहीं, आप रजिस्टर चेक करने का काम करूंगा 15 तारीख के बाद। हर विधानसभा का रजिस्टर चेक करूंगा जा करके। वो रजिस्टर जब तुम्हारे घर पर अगर वो रजिस्टर जाता है तो आदरणीय साहब काशीराम जी आ गए। तुम्हारे घर पर अगर वो रजिस्टर आता है तो समझ लेना बहन तुम्हारी मायावती जी आ गई तुम्हें संदेश देने के लिए। अगर फिर भी तुम्हारा रजिस्टर खाली हुआ तो पूछूंगा तुमसे कि रजिस्टर खाली क्यों गया। समझ लें मेरी विधानसभा के अध्यक्ष, समझ लें जिले के अध्यक्ष, मुझे पूरे प्रदेश की रिपोर्ट आ गई है। रजिस्टर में बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे आप लोग। अब इसके बाद मैं विधानसभा वाइज रजिस्टर चेक करूंगा और तब पूछूंगा आपसे। आपको तो जिम्मेदारी दी थी जन्म 20 फरवरी से पहले रजिस्टर का काम पूरा करने का, क्योंकि 20 फरवरी के बाद हमारा दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। मेरी बात से आप सब लोग सहमत हैं? मेरी बात आप सब लोगों की समझ में आई? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर आऊँगा आप लोगों के बीच में और मैं आप लोगों का धन्यवाद शुरू करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हरियाणा। हाँ जी।